हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मेटेरियल पर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपका VWU सेमेस्टर 2 सेशन 27 से 27 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए थोड़ा सा भी। बहुत ही अच्छे से आपको कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। ठीक, एक बार पढ़िए और इससे आपका दो क्वेश्चन हो जाएगा। एक है आपका बहुलवादी सिद्धांत और दूसरा है आपका एकलवादी सिद्धांत। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते तो आपका एकलवादी सिद्धांत भी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और अंतिम में हम आपको ऐसा भी बता देंगे कि किस तरह से आप सिर्फ एक क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देख सकेंगे, आप लिख सकेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है कि संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत है उसकी आलोचना की विवेचना करना है। ठीक है, मतलब जो ये सिद्धांत है उसका जो आलोचना हुआ उसका विवेचना करना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संप्रभुता होता क्या है। संप्रभुता को इंग्लिश में बोलते हैं सवर्निटी। ठीक है, सवर्निटी। और संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभु मतलब शक्ति, सत्ता, अधिकार, पावर, यही सब। ठीक है, संप्रभुता का एक वर्ड में अगर बात करें तो शक्ति, अधिकार, सत्ता, पावर, यही सब होता है। तो यहाँ पर जो अर्थ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो अर्थ आपको लिखना है एग्जाम में, वो कैसे लिखेंगे? तो लिखा है कि संप्रभुता का अर्थ है किसी राज्य या सत्ता की पूर्ण, सर्वोच्च और अंतिम शक्ति। संप्रभुता का अर्थ है किसी राज्य या सत्ता की पूर्ण, सर्वोच्च और अंतिम शक्ति। यह वह शक्ति है जो किसी राजनीतिक इकाई को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाती है। इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि राज्य के भीतर कोई अन्य शक्ति उससे ऊपर नहीं होती है और वह बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होता है। यही होता है संप्रभुता। ठीक है, यहाँ पर जो अर्थ लिखा हुआ है इसी तरह से आपको सेम वहाँ पर लिखना है। अब संप्रभुता की परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। तो संप्रभुता की जो परिभाषा है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अपनी तरीके से जो है इसको डिफाइन किया है, बताया है, परिभाषित किया है। तो आइए हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले जॉन बॉर्डेन, ठीक है, वो क्या लिखते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून बनाने और लागू करने में किसी भी अन्य शक्ति से बाध्य नहीं होती। संप्रभुता वह एक ऐसा सर्वोच्च शक्ति है जो कानून को बनाने या फिर लागू करने में किसी भी अन्य शक्ति से बाध्य नहीं होता है। ठीक है, दूसरे जो है ऑस्टिन। ऑस्टिन क्या बोलते हैं कि संप्रभुता उस शक्ति का नाम है जो समाज में सभी व्यक्तियों पर सर्वोच्च और अविभाज्य अधिकार रखती है। संप्रभुता उस शक्ति का नाम है जो समाज में सभी व्यक्तियों पर सर्वोच्च और अविभाज्य अधिकार रखती है। मतलब सारे व्यक्ति जो है सब पर उतना ही अधिकार है जितना कि एक आप पे है और दूसरे पे, तीसरे पे, सब पर उतना ही अधिकार ये बना के रखता है। ठीक है, यहां से हम लोग समझेंगे मेन पॉइंट को, संप्रभुता के प्रकार। तो संप्रभुता के जो है दो प्रकार होते हैं, एक है एकलवादी सिद्धांत और दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत। हम लोग जिस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं वो है आपका बहुलवादी सिद्धांत। ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको दोनों का परिभाषा लिखना है कि एकलवादी सिद्धांत क्या होता है और बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है। और यहीं पर जब आप एकलवादी सिद्धांत को पढ़ेंगे, बहुलवादी सिद्धांत को पढ़ेंगे, तो आप दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से तैयार कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपसे कोई एकलवादी सिद्धांत के बारे में एग्जाम में पूछ देता है और अगर हम आपको एकलवादी सिद्धांत के बारे में यहाँ पर नहीं बताते अपने चैनल पर, तो आप बहुलवादी सिद्धांत को पढ़ के ही एकलवादी सिद्धांत का तैयार कर सकते हैं, उसका आंसर को दे सकते हैं। तो जो संप्रभुता का प्रकार है वो कितना है? दो है। पहला है आपका एकलवादी सिद्धांत और दूसरा है आपका बहुलवादी सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग एकलवादी सिद्धांत क्या होता है उसको देखेंगे, फिर बहुलवादी सिद्धांत को देखेंगे और उसके बाद बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना को हम लोग समझेंगे। तो एकलवादी सिद्धांत क्या होता है देख लेते हैं। लिखा है कि संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि संप्रभुता अविभाज्य, असीमित और एकमात्र शक्ति है। संप्रभुता जो है इसमें एकलवादी जो सिद्धांत है इस विचार पर आधारित है कि संप्रभुता अविभाज्य है, असीमित है और एकमात्र शक्ति है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? तो एकलवादी सिद्धांत बोल रहा है। बहुलवादी सिद्धांत अभी हम लोग शुरू नहीं किए। एकलवादी सिद्धांत बोल रहा है कि ये जो एक विचार है, एक विचार पर आधारित है कि संप्रभुता जो है वो अविभाज्य है, असीमित है और एकमात्र शक्ति है। ठीक है, संप्रभुता। इसके बाद है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य के भीतर केवल एक सर्वोच्च शक्ति होती है। और एकलवादी सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है, एकलवादी सिद्धांत कहता है कि किसी भी राज्य में सिर्फ एक ही शक्ति होगा, वो सर्वोच्च शक्ति माना जाएगा, जिसे अन्य किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति से चुनौती नहीं दी जा सकती। जिसको बताया जा रहा है कि किसी भी आंतरिक या फिर बाहरी शक्ति से जो चुनौती नहीं दिया जा सकता। ये ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है एकलवादी सिद्धांत। अब हम लोग जानेंगे बहुलवादी सिद्धांत। तो बहुलवादी जो सिद्धांत है वो इसके विपरीत है, एकदम सीधा उल्टा है इसके। जैसे एकलवादी सिद्धांत में बोला जा रहा है कि संप्रभुता सिर्फ एक, मतलब वही सर्वोच्च है और इसके बाद कोई भी शक्ति नहीं हो सकती, ना कोई बाहरी शक्ति ना फिर आंतरिक शक्ति। राज्य में सिर्फ एक ही सर्वोच्च शक्ति, वो है संप्रभुता। तो ऐसा बोल रहा है एकलवादी सिद्धांत। लेकिन बहुलवादी सिद्धांत क्या बोलता है उसको देख लेते हैं।
बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है कि संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य के भीतर केवल राज्य ही संप्रभु नहीं होता। अब बहुलवादी जो ठीक एकलवादी सिद्धांत के उल्टा बोलेगा, ठीक है। बहुलवादी जो सिद्धांत है वो एकलवादी के ठीक उल्टा बात करेगा। बोल रहा है कि यह मानता है कि राज्य के भीतर केवल राज्य ही संप्रभु नहीं है, बल्कि अन्य संस्थाएं भी शक्ति और अधिकार का स्रोत होती है। इनका कहना है कि जो अन्य संस्थाएं हैं उनके पास भी अधिकार का स्रोत होता है, सिर्फ राज्य के पास ही शक्ति नहीं होता। आगे लिखा है कि यह सिद्धांत एकलवादी सिद्धांत के विपरीत है, जो राज्य को शक्ति का एकमात्र और सर्वोच्च स्रोत मानता है। ये जो है एकलवादी के ठीक विपरीत है, जो राज्य को शक्ति और एकमात्र सर्वोच्च स्रोत मानता है। मतलब एकलवादी जो सिद्धांत है वो सिर्फ राज्य को ही संप्रभु मानता है, राज्य की शक्ति को ही मानता है सबसे उच्च सर्वोच्च। लेकिन जो बहुलवादी सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य के साथ साथ अन्य जो संस्थाएं हैं, जो बाहरी शक्ति है या फिर आंतरिक शक्ति है, सब कुछ के पास अधिकार है, सबको अधिकार का स्रोत है। ऐसा कहता है बहुलवादी सिद्धांत, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे बहुलवादी सिद्धांत के मुख्य विचारक और उनके योगदान। बहुलवादी सिद्धांत के जो मुख्य विचारक है वो क्या कहते हैं और उनके द्वारा योगदान क्या है, बहुलवादी सिद्धांत का क्या योगदान है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो गिडिंग्स क्या कहते हैं? गिडिंग्स कहते हैं कि गिडिंग्स के अनुसार समाज में विभिन्न संगठन और समूह राज्य के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो बहुलवादी सिद्धांत है, जिसका सिद्धांत क्या है कि राज्य सिर्फ अकेले सर्वोच्च शक्ति नहीं है, बाहरी शक्ति भी है, आंतरिक शक्ति का भी स्रोत है उसमें, और जो संगठन है या फिर कोई सत्ता है या फिर जो कोई संगठन है उसका भी स्रोत है, अधिकार है, ठीक है। कौन कहता है? तो बहुलवादी सिद्धांत। आप क्लियर समझिए कि जो बहुलवादी सिद्धांत है उसका मानना है कि सिर्फ राज्य के पास शक्ति नहीं होता है, संस्था के पास भी शक्ति होता है, संगठन के पास भी शक्ति होता है, जो बाहरी है उसके पास भी शक्ति होता है, जो भीतरी है वो भी उसके पास भी शक्ति होता है। लेकिन जो एकलवादी सिद्धांत है उसका कहना है कि सिर्फ राज्य के पास शक्ति होता है, बाकी बाहरी भीतरी से कोई लेना देना नहीं है। तो गिडिंग्स क्या कहते हैं इसमें कि गिडिंग्स के अनुसार समाज में विभिन्न संगठन और समूह राज्य के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं। गिडिंग्स भी कहते हैं यही कि जो समाज में विभिन्न संगठन है और समूह है राज्य के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा जो मैकाइवर है, मैकाइवर क्या कहते हैं कि मैकाइवर ने कहा है कि समाज का निर्माण विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से होता है, राज्य उनमें से केवल एक संस्था है। मैकाइवर जो कहते हैं कि जो समाज का निर्माण है वो विभिन्न संस्थाओं से होता है, संगठनों से होता है, और राज्य जो है उसमें से एक केवल संस्था है, ठीक है। राज्य केवल संस्था है जिसमें एक समाज के बारे में बात कर रहा है। मान लीजिए कि एक समाज है और उसमें जो है एक संस्था भी है, एक संगठन भी, तब जाके समाज बना, और राज्य जो है उसमें से एक सिर्फ संस्था ही मात्र है, ठीक है। ऐसा कौन बोलते हैं? तो मैकाइवर बोलते हैं। आगे हम लोग समझेंगे हेरोल्ड जे लास्की। ये क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि राज्य के अलावा अन्य संस्थाएं भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने राज्य की सर्वोच्चता के विचार को अस्वीकार किया है। जो हेरोल्ड जे लास्की हैं उन्होंने कहा है कि राज्य के अलावा अन्य संस्थाएं भी हैं जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने राज्य की सर्वोच्चता के विचार को अस्वीकार किया है, और जो हेरोल्ड है वो एकलवादी सिद्धांत का जो सिद्धांत है उसको ठुकराया है, अस्वीकार किया है, ठीक है। और ये बहुलवादी के सिद्धांत के साथ चलते हैं। फिर यहाँ से हम लोग जानेंगे बहुलवादी सिद्धांत की विशेषताएं क्या है। बहुलवादी सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो विशेषता है वो है राज्य के परे सत्ता का दृष्टिकोण। इसमें है कि यह मानता है कि संप्रभुता केवल राज्य के पास नहीं बल्कि अन्य संस्थाएं भी शक्ति और अधिकार रखती है। बहुलवादी सिद्धांत का जो विशेषता है उसका कहना है कि जो संप्रभुता है, जो शक्ति है, जो सत्ता है, ताकत है, पावर है, वो सिर्फ राज्य के पास नहीं बल्कि अन्य संस्थाएं भी शक्ति और अधिकार रखती हैं। अन्य जो संस्था है, राज्य के अलावा जो संस्थाएं हैं, जो संगठन है, उनके पास भी शक्ति है, उनके पास भी अधिकार है। दूसरा जो है विशेषता वो है लोकतंत्र का समर्थन। इसमें क्या है कि यह सिद्धांत लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल है जहां सत्ता विभाजित और साझा की जाती है। लोकतंत्र का समर्थन करती है, और कहा जा रहा है कि यह जो सिद्धांत है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ चलने वाली है, जहां सत्ता विभाजित और साझा की जाती है, जहां पर सत्ता जो है वो विभाजित या फिर साझा गठबंधन किया जाता है, ठीक है। तीसरा जो विशेषता है सामाजिक संगठनों की भूमिका। तीसरा जो इसका जो विशेषता है क्या है कि सामाजिक संगठनों की भूमिका। इसमें कहा गया है कि यह सिद्धांत अन्य संस्थाओं जैसे चर्च, व्यापार संगठनों और नागरिक संगठनों को मान्यता देता है। जो बहुलवादी सिद्धांत की विशेषताएं हैं उसमें तीसरा जो विशेषता है सामाजिक संगठनों की भूमिका। इसमें कहा गया है कि यह सिद्धांत अन्य संस्थाओं जैसे चर्च, व्यापार संगठनों और नागरिक संगठनों को मान्यता देता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना। बहुलवादी सिद्धांत के
जो भी सिद्धांत था इसका, जो भी विशेषता, उसका आलोचना कैसे किया गया था, किन किन लोगों ने इसकी आलोचना किया, किस तरह से इसका आलोचना किया, उसका हम लोग विवेचना करेंगे। ठीक है, तो पहला जो आलोचना है, राज्य की सर्वोच्चता का खंडन। राज्य का जो सर्वोच्चता है उसका खंडन होता है बहुलवादी सिद्धांत के कारण। ठीक है, तो ये एक आलोचना है। इसमें क्या लिखा है कि बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य समाज की एक संस्था मात्र है। बहुलवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य जो है वो समाज की सिर्फ एक संस्था मात्र है, बस। आलोचकों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण राज्य की सर्वोच्चता और वैधानिकता को कमजोर करता है। राज्य के बिना कानून और व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाता है। यह अराजकता और स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। मतलब अराजकता मतलब वही होता है अस्थिरता, ठीक है, अव्यवस्था। अराजकता का मतलब होता है अव्यवस्था। इसमें जो आलोचना किया गया है, इसका जो मतलब है वो क्या है कि बहुलवादी सिद्धांत जो कहता है कि राज्य सिर्फ अकेले सर्वोच्च शक्ति नहीं है, संगठन या फिर संस्था का भी अधिकार है इसमें, उसका भी कुछ पावर है। लेकिन जो एकलवादी सिद्धांत है उसके अनुसार आप देखेंगे, और इसका जो आलोचना है इसके अनुसार जब आप देखेंगे तो राज्य के बिना कानून का कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। राज्य के बिना कानून लागू नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए हम लोग कोई सीमा के अंदर नहीं रहेंगे, कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, तो हम लोग कानून कहाँ लागू कर देंगे? अगर हमारा भारत नहीं रहेगा तो हम लोग कानून कहाँ लागू कर देंगे? पाकिस्तान में क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक सीमा बनाया गया है, बॉर्डर बनाया गया है, ताकि यहाँ का जो संविधान, यहाँ का जो कानून हो उस सीमा क्षेत्र में ही लागू हो सके। इसके लिए क्या है कि राज्य तय होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसी ये जो है एक आलोचना बताया गया है इसका बहुलवादी सिद्धांत का। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा जो आलोचना है, एकता और अखंडता पर खतरा। एकता और अखंडता पर जो है बहुलवादी सिद्धांत खतरा पेश करता है, खतरा बताता है। किस तरह से? तो बहुलवादी सिद्धांत से समाज में विभिन्न संस्थाओं को अत्यधिक स्वायत्तता और अधिकार देने का खतरा रहता है। इससे राष्ट्रीय एकता को नुकसान हो सकता है। संस्थाएं अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर सकती है, जिससे समाज विभाजित हो सकता है। एकता और अखंडता पर खतरा है। कैसे? तो जो बहुलवादी सिद्धांत है वो अलग अलग विकेंद्रीकरण में बटा हुआ है। मतलब कि जो पावर है वो संस्था या फिर संगठन को भी देने को बात करता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर राज्य के अलावा और अन्य किसी के पास, संस्था के पास या संगठन के पास सत्ता चली गई, पावर चला गया, तो वो क्या है कि अपने फायदे के लिए वो सत्ता का, पावर का जो दुरुपयोग करेगा, और इससे क्या है कि समाज विभाजित हो जाएगा, समाज टूट जाएगा। तो ये भी एक आलोचना है। तीसरा जो आलोचना है, शक्ति का बिखराव। इसमें लिखना है कि इस सिद्धांत में सत्ता और अधिकार विभिन्न संस्थाओं में बांटे जाते हैं। आलोचकों का मानना है कि शक्ति का अत्यधिक बिखराव निर्णय लेने की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है। यह प्रशासनिक अक्षमता और असंगति को जन्म देता है। बताया जा रहा है कि अगर शक्ति का बंटवारा रहेगा, सत्ता का बंटवारा रहेगा, तो कोई भी निर्णय लेने में क्या है कि समय लगेगा, और जो निर्णय लेने में क्या जटिलता आएगी, मुश्किल आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चौथा जो आलोचना है, व्यवहारिकता की कमी। लिखा है कि बहुलवादी आदर्शवादी दृष्टिकोण पर आधारित है और व्यवहारिक नहीं है। वास्तविकता में समाज में ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जहां राज्य को सर्वोच्च निर्णय लेना आवश्यक हो। अन्य संस्थाएं अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकती है, जिससे समाज में समग्र हित को नुकसान हो सकता है। व्यवहारिकता में कमी हो सकता है कि मान लेते हैं कि जब सत्ता का बंटवारा हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, तो क्या है कि कोई भी फैसला लेना पड़ेगा, जब सर्वोच्च निर्णय लेना पड़ेगा, तब क्या है कि संस्थाएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या फिर उसको प्राथमिकता देने के लिए क्या है, उसका साथ नहीं देगा। जो राज्य उसका साथ नहीं देगा, जिससे क्या नुकसान होगा, समग्र समाज का नुकसान होगा। ठीक है, पांचवा जो आलोचना है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अप्रासंगिकता। ठीक है, इसमें क्या है कि आधुनिक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक संप्रभु राज्य की पहचान और शक्ति अनिवार्य है। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय जो है परिप्रेक्ष्य में एक संप्रभु राज्य की पहचान और शक्ति अनिवार्य है। बहुलवादी सिद्धांत इस पहलू को नजरअंदाज करता है। यह बाहरी हस्तक्षेप और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने में कमजोर साबित हो सकता है। तो यह एक आलोचना है। छठा हम लोग देख लेते हैं, सामाजिक असमानता को बढ़ावा। शक्तिशाली संस्थाएं और अधिक प्रभावशाली हो सकती है, कमजोर संस्थाएं पीछे रह सकती है, जिससे समाज में असमानता बढ़ सकती है। क्या है कि इसके कारण क्या है कि जो शक्तिशाली संस्थाएं वो बढ़ जाएगी और जो कमजोर संस्थाएं वो नीचे दब जाएगी। फिर सातवां जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ असंगति। हालांकि यह सिद्धांत लोकतंत्र का समर्थन करता है, लेकिन इसकी अत्यधिक विकेंद्रीकरण की नीति लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर सकती है। मजबूत और स्थिर शासन के लिए राज्य की एकात्मकता और वैधानिकता आवश्यक है। वही बात है जो पहले मैंने बताया था। आठवां जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर असर। बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के अधिकार असीमित होते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को आपातकालीन स्थितियों में राज्य को कमजोर बना सकता है। जब आपातकालीन स्थिति होगा तब ये जो विकेंद्रीकरण है वो इसको कमजोर बना सकता है। फिर आगे लिखा है कि बाहरी खतरों से निपटने के लिए राज्य की केंद्रीकरण अति आवश्यक है। बाहरी जो खतरे हैं, अलग देशों से या फिर अलग राज्यों से जो खतरा है
उससे निपटने के लिए क्या है कि एक सत्ता एक केंद्रीकरण का आवश्यकता है, ठीक है, तभी जाके बाहरी चीज़ों से आप लड़ सकेंगे। इसके बाद इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं कि निष्कर्ष में क्या लिखना है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा, और वीडियो आपने पूरा देखा हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लिखा कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत ने राज्य की शक्ति और भूमिका पर महत्वपूर्ण बहस शुरू की है। हालांकि यह सिद्धांत समाज में विविध संस्थाओं के महत्व को मान्यता देता है। इसकी व्यवहारिकता और प्रभावशीलता पर कई सवाल खड़े होते हैं। समाज की सर्वोच्चता और एकता को बनाए रखने के लिए इस सिद्धांत के आदर्शवादी पहलुओं को सीमित करना आवश्यक है। तो ये आपका निष्कर्ष है, छोटा सा आप निष्कर्ष लिख दीजिएगा ताकि आपका आंसर जो देखने में अच्छा लगे, ठीक है, और एग्जामिनर आपका नंबर काटे नहीं, नंबर आपको पूरा दे सके। तो मिलते हैं किसी अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।